सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। तो आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहाँ से हम और आप अध्ययन कर रहे थे जनसंचार के माध्यम का। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम और आप अध्ययन कर रहे थे जनसंचार के माध्यम। इस जनसंचार के माध्यम के अनुक्रम में हमने आपने पिछले वीडियो में जाना था संचार के प्रकार। संचार के प्रकार में सबसे पहले हमने आपने जाना था सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार से हमारा तात्पर्य था एक ऐसा संचार जो संकेतों के माध्यम से मनुष्य दूसरे तक व्यक्त करता है या सहजतापूर्वक संकेतों के माध्यम से पहुंचाता है। जैसा हमने आपने जाना था हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, या सड़क के किनारे लाल हरी पीली जो बत्तियां लगी होती है, ये सब सांकेतिक संचार के एक मात्र उदाहरण थे। फिर इसके बाद हमने आपने जाना था मौखिक संचार, अर्थात मुख से बोलकर जो संचार व्यक्त किया जाता है वो मौखिक संचार था। फिर हमने आपने जाना था अमौखिक संचार क्या है, और हमने आपने जाना था कि अंतःवैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैं एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि अंतःवैयक्तिक संचार में क्या होता है कि व्यक्ति अपने मन के भाव, अपने मन के विचारों को किसी प्रक्रिया से बांध करके, किसी प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य है जैसे कविता, कहानी, नाटक, निबंध, इसके माध्यम से अर्थात व्यक्ति स्वयं से संवाद करके, स्वयं से उसका प्रत्युत्तर दे करके, लिपिबद्ध करके जब उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है तो यह संवाद अंतःवैयक्तिक संचार कहलाता है। और अंतर्वैयक्तिक संचार में आपने जाना था कि दो व्यक्तियों के मध्य, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की जो वार्तालाप होती है उस प्रकार का जो संचार है वह अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता था। आज के क्रम में हम और आप जानेंगे अगला संचार हमारा कौन सा है, और अगला संचार हमारा है समूह संचार। जैसा कि आपको विदित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य समाज में रह करके कुछ कर्तव्य, कुछ अधिकार दोनों को प्राप्त करता है। तो मनुष्य जब समाज में रहता है तो एक दूसरे से जुड़ता है, तो अपने हाव भाव, अपने विचार, कार्य, व्यवहार एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर करता है। तो ऐसे में संचार शास्त्री उसको एक संचार का नाम देते हैं, वो समूह संचार कहलाता है। समूह संचार को यदि हम पुस्तकीय भाषा में जाने तो क्या लिखा जा सकता है कि जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है, या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं, तो उसे समूह संचार कहते हैं। समूह संचार का उद्देश्य सामूहिक संदेश देना होता है। इसमें कोई एक व्यक्ति ही बात करता है लेकिन सबके लिए बात करता है, अर्थात एक व्यक्ति सामूहिक हित की बात करता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे तो सहजतापूर्वक आपकी समझ में आ रहा होगा कि समूह संचार क्या है। जैसे कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि कक्षा में पढ़ाना, जलसा जुलूस, किसी संस्थान की बैठक, ये सारी चीजें समूह संचार के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा, इस संचार में व्यक्ति स्वयं के माध्यम से संचार को लोगों तक संप्रेषित करता है, किसी यांत्रिक सिस्टम का, किसी यांत्रिक व्यवस्था का सहारा नहीं लेता है। व्यक्ति बोल करके ही एक अपने संवाद, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता है। संचार का जो अगला संचार है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है हमारा जनसंचार। जनसंचार से तात्पर्य यह है कि जब हम ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। यह जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है। शब्द से संचार की नई तकनीकी साधन, मुद्रण, प्रसारण यंत्र आदि विकसित हुए हैं। तब से यह शब्द जो है संचार यानी जनसंचार प्रयोग में आने लगा है। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, रेडियो, पत्र पत्रिका, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट। यदि आपको किताबी भाषा में ना समझ में आए तो मैं बिल्कुल सरल और स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहूँ। जैसे मैं आपको जो शिक्षा दे रहा हूँ, इस शिक्षा में आप जिस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो आपकी मोबाइल हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर सिस्टम हो, तो यह जो माध्यम है, यही माध्यम जनसंचार का माध्यम है।
उम्मीद है कि आपको यह उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा विशेष रूप से याद रखेंगे कि हम किसी समूह से प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात किसी यांत्रिक माध्यम से जब हम संवाद स्थापित करते हैं तो वह माध्यम होता है जनसंचार। तो अब ये जो जनसंचार है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, ये कुछ विशेष कारणों से हमारे आपके बीच में प्रसिद्ध है, जिसमें सबसे पहले विशेषता है इसकी कि इसमें सार्वजनिकता होती है। सार्वजनिकता से हमारा तात्पर्य है यह किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज, किसी एक क्षेत्र, किसी एक देश, किसी एक राज्य विशेष से ही संबंधित नहीं होता है, यह सबके लिए समान रूप से हर जगह व्याप्त रहता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं, आप रेडियो का प्रयोग करते हैं, आप समाचार पत्रों का प्रयोग करते हैं, तो समाचार पत्र में जो खबरें होती हैं या रेडियो से प्रसारित होने वाले जो समाचार होते हैं या उसमें जो प्रसारित होने वाली जो चीज़ें होती हैं वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, वो संपूर्ण समाज के लिए होती हैं। उसको जो भी सुनना चाहे सहजतापूर्वक सुन सकता है, पढ़ सकता है, सहज समझ सकता है। तो इससे स्पष्ट हो गया होगा कि जनसंचार की सबसे प्रमुख विशेषता है सार्वजनिकता। सार्वजनिकता के साथ साथ इसकी दूसरी विशेषता है अत्यधिक व्यापकता। ये जनसंचार के जो माध्यम हैं ये अत्यधिक व्यापक हैं, अर्थात मानव जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। छोटा सा उदाहरण आप देखिए, किसी भी समाचार पत्र का, कोई भी समाचार पत्र यदि आप उठा कर देखते हैं तो उसमें हर प्रकार की खबरें समाहित होती हैं। लगभग वह समाचार पत्र आपके आसपास घटने वाली संपूर्ण घटनाओं का एक पूर्ण ब्यौरा आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। जैसे राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मनोरंजन से जुड़ी खबरें, फिल्म जगत से जुड़ी खबरें, आर्थिक जगत, संपादकीय पृष्ठ, ढेर सारी चीजें वो आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। इससे हम कह सकते हैं कि जनसंचार के जो आधुनिकतम साधन है वो अत्यंत ही व्यापक होते हैं। इसकी एक और खास विशेषता है, यह एक औपचारिक संगठन है। औपचारिक संगठन से हमारा मतलब यह है कि इसको कोई भी कहीं भी कभी भी नहीं बना सकता। इन संचार माध्यमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक संगठन बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे हम यह वीडियो आप तक सहजतापूर्वक पहुंचा पा रहे हैं, तो एक संगठन एक चैनल के माध्यम से, वो चैनल यूट्यूब का है या आपके रेडियंट विद्यालय का है, तो ये इस प्रकार से एक औपचारिक संगठन है जिसमें ढेर सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं और ढेर सारी उपयोगी जानकारियां सहजतापूर्वक आप तक पहुंचा पा रहे हैं। इससे उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये कैसे एक औपचारिक संगठन है। द्वारपालों का नियंत्रण, द्वारपाल बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जनसंचार की प्रक्रिया में इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। इसको हम अगली स्लाइड में जानेंगे। इसकी अगली जो विशेषता है वो है प्रतिक्रिया का अभाव। प्रतिक्रिया का अभाव से हमारा मतलब यह है कि इन संचार माध्यमों में त्वरित प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, समाचार पत्र जैसा दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी समाचार पत्र आप ले लीजिए या टीवी में प्रसारित होने वाली कोई भी न्यूज आप ले लीजिए, उनको जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, समझते हैं, तो तुरंत उस पर टिप्पणी करके उसका जो प्रकाशक है उस तक नहीं पहुंचा सकते। तो कहीं न कहीं एक इसकी विशेषता भी है और एक कमी भी है। विशेषता क्यों है? क्योंकि समाचार पत्र का जो संपादक है जिस उत्साह, जिस जोश, जिस उम्मीद के साथ आप तक खबरें पहुंचा रहा है, वह उसी उम्मीद, उसी उत्साह और अदम्य साहस के साथ आप तक पहुंचाता रहेगा। यदि आपकी प्रतिक्रिया बार बार उसको नकारात्मक दिशा में ले जाएगी तो उसका उत्साह शायद थोड़ा सा कम हो जाए। इसलिए इसकी एक विशेषता यह बताई जाती है कि इसमें प्रतिक्रिया का अभाव होता है। अब मैंने आपको बताया कि द्वारपालों का नियंत्रण। आइए देखते हैं द्वारपाल क्या होते हैं, द्वारपालों का महत्व क्या है जनसंचार की प्रक्रिया में। एकदम बिल्कुल सरल सी भाषा में मैं आपको बता दूं, जैसे पहले राजाओं महाराजाओं के यहाँ दरबार लगते थे, तो दरबार में कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं पहुंच पाता था। उसको गेट पर ही कुछ व्यक्ति रोकते थे, उससे उसके आने का प्रयोजन पूछते थे, उसका उद्देश्य जानते थे और इस संदेश को राजा तक पहुंचाते थे। और राजा की जब अनुमति मिलती थी तब वह उस व्यक्ति को उस राजा के पास तक पहुंचाते थे। ठीक यही प्रक्रिया जनसंचार के माध्यम में भी प्रयोग की जाती है। कैसे? देखिए, इसके विषय में लिखा गया है कि किसी भी जनसंचार माध्यम में अनेक द्वारपाल होते हैं।
ये द्वारपाल प्रकाशित या प्रसारित, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशित या प्रसारित यानी छपने वाली और लोगों तक पहुंचने वाली किसी भी सामग्री का निर्धारण तथा नियंत्रण करते हैं। निर्धारण का मतलब यह निश्चित करते हैं कि कितना हमें छापना है, और नियंत्रण का मतलब यह कैसे हमें छापना है, उसकी भाषा शैली, उसमें शब्द, उसके वाक्य विन्यास कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ये सारी चीजें। अर्थात किसी भी समाचार पत्र में जो खबरों को नियंत्रित करने वाले लोग होते हैं, तो यह निर्धारित करते हैं कौन सी खबर पाठकों तक यानी जनता तक पहुंचेगी और कौन सी खबर नहीं पहुंचेगी। यही जो निर्धारित करने वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों को कहा जाता है जनसंचार की भाषा में द्वारपाल। जैसे समाचार पत्र के संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि ये तय करते हैं कि कौन सी सामग्री छपेगी और कौन सी सामग्री नहीं छपेगी। इनकी आवश्यकता क्यों है? इनकी आवश्यकता इसलिए है कि ये पत्रकारिता के सिद्धांत के 3 मूल्यों की रक्षा करते हैं। जैसे सार्वजनिक हित, मान लीजिए कि समाचार पत्र का जो संपादक है या जो समाचार की खबरों का संकलन करता है, वह रूढ़िवादी मानसिकता से ग्रसित है, तो वह अपने समाचार पत्र में ऐसी खबरें छापेगा जो रूढ़िवादी मानसिकता से ग्रसित होंगी और जिसका समाज पर कुप्रभाव पड़ेगा। इसलिए उस पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक हो जाता है, जिससे इसका विस्तार किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये जो समाज द्वारपाल हैं, ये सामाजिक हित की रक्षा करते हैं और ये पत्रकारिता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अर्थात जो पत्रकारिता के सिद्धांत हैं, खबरों को कैसे, कहाँ और किस पृष्ठ पर, जो भी आप समाचार पत्र देखते होंगे तो हर समाचार पत्र का एक निश्चित क्रम होता है कि उसमें इस पृष्ठ पर राष्ट्रीय खबर होगी, इस पृष्ठ पर अंतर्राष्ट्रीय खबर होगी, इस पृष्ठ पर खेल जगत होगा, इस पृष्ठ पर अर्थ जगत होगा, इस पृष्ठ पर मनोरंजन क्या वो होगा, इस पृष्ठ पर राशिफल और इत्यादि चीजें होंगी, ये हमारा छुट्टी जागरण होगा। इस प्रकार से पत्रकारिता का जो सिद्धांत बना है, जो उस पत्र का प्रारूप है, उसके अनुरूप ये जो द्वारपाल है उसकी रक्षा करते हैं। और आचार संहिता, जो विभिन्न प्रकार के पत्र से संबंधित नियम, जो पत्र से संबंधित कार्य व्यवस्था लागू की जाती है, ये द्वारपाल ही उस पर नियंत्रण करते हैं कि कैसे हम जनता तक आसानी से इसको पहुंचा सकते हैं। जनसंचार के कुछ प्रमुख कार्य भी है, जैसे सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तय करना, विचार विमर्श करना, नए नए तथ्यों से अवगत कराना, सामाजिक गतिविधियों पर नजर रखना। इसको ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप एक छोटा सा उदाहरण यह ले लें अपने टीवी का या मोबाइल फोन का ले लीजिए, तो मोबाइल फोन का यदि आप सदुपयोग कर रहे हैं तो उससे आपको सूचना भी मिल जाती है, मनोरंजन भी मिल जाता है, शिक्षा भी मिल जाती है, समाज में क्या घट रहा है उसकी आप निगरानी भी कैसा कर सकते हैं, एजेंडा भी तय कर सकते हैं, मित्रों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं, नए नए तथ्यों को खोज सकते हैं और सामाजिक गतिविधियों की विभिन्न जानकारियां आपको हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं। जनसंचार के प्रमुख माध्यम जो विशेष महत्वपूर्ण है, जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, ये इस जनसंचार के कुछ प्रमुख माध्यम हैं, जिनके माध्यम से हम किसी भी स्थान पर घटने वाली घटनाओं को, सूचनाओं को बड़ी आसानी से सहजतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। आइए हमने आपने क्या सीखा यह जानने के लिए हल करते हैं कार्य प्रपत्र। आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, समूह संचार का क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, जनसंचार अन्य समाचारों की तुलना में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। आज का चौथा प्रश्न है, जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आज का पांचवा प्रश्न है, जनसंचार किन किन कार्यों को संपन्न करता है। आज का छठा और अंतिम प्रश्न है, जनसंचार के कौन कौन से प्रमुख माध्यम हैं। प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ एक नए दिन हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।